अब प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए जब पूछा जाए तो। जितेंद्र सिंह त्रासीपुर, प्लीज माइक म्यूट करिए। जितेंद्र सिंह त्रासीपुर। आप लोगों से जब मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ पूछना है तब तो माइक आप अनम्यूट कर नहीं रहे। कुछ पूछने लायक में ना, तो जहाँ करना चाहिए था। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। तो फिर इस पे मेरे ख्याल से लास्ट ही आर्टिकल लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ और टॉपिक्स भी हैं जिन पे बातचीत की जानी चाहिए आगे। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ही चल रहा है। जूम की टाइम लिमिट की वजह से वो लेक्चर छोटे हो रहे हैं, तो पार्ट में करना पड़ा है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ये बहुत कुछ तय करता है बच्चों। अगर आपने प्रॉब्लम ढंग से चूज कर ली, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, तो आपकी रिसर्च ही नहीं, क्योंकि जो फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं ना, कल को आपने और लोगों को भी उसी फील्ड में रिसर्च करवाना है। तो टॉपिक ऐसा हो जिसका फिर फ्यूचर में एप्लीकेशन भी हो और स्कोप बढ़े। ओपन एंडेड टॉपिक हो गए, ताकि फिर पूरी जिंदगी आप भी उससे 10-15 लोगों को रिसर्च करा पाए। कुछ ऐसा भी तो सोचना हुआ, या उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करा पाए। पता लगा आपने तो कर लिया, अब आपको आगे पता ही नहीं चल रहा अब इसमें क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। दूसरा, जब आपका फाइनल जिस दिन वाइवा होगा पीएचडी का, तो ये कॉमन क्वेश्चन होगा आप सबके सामने कि आपने जो अभी ये रिसर्च की है, आपको क्या लगता है इसमें क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, फ्यूचर स्कोप क्या क्या हो सकता है, ये आपसे कहा जा सकता है। तो प्लीज मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप जब काफी सोच समझ के करें, तो पहला काम आप अपने थीसिस का जो करते हैं, तो पहले आप ब्रॉड एरिया तय कर लीजिए कि आपको काम किस पे करना है। ब्रॉड एरिया ऐसा हो सकता है, जैसे मैं ग्रुप में देख रहा था आप लोगों के कि कोई डिफेंस स्टडीज से जुड़े हुए हैं। तो भाई मान लेते हैं मैंने पिथौरागढ़ जिला है, तो मैंने नेचुरली ले लिया कि भारत और नेपाल के संबंधों पे मुझे पीएचडी करनी है। तो ये मेरा ब्रॉड एरिया हो गया कि अच्छा चलो ठीक है, मुझे इस पे करना है। अब भारत नेपाल में भी किस चीज को मैंने हाईलाइट करना है, क्योंकि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो कई स्तर पे हैं। वो कल्चरल हमारा जो रिलेशनशिप है वो अपने आप में एक बड़ा सेक्शन है, क्योंकि मैं खुद भी चंपावत जिले के बॉर्डर एरिया से ही पढ़ाई किया हुआ हूँ बचपन में। और जहां मैं था तामली साइड, तो मैंने देखा एक बड़ा हिस्सा है जहां बहुत सारी बेटियां हैं जिनका मायका नेपाल में है, और बहुत सारी बेटियां हैं जिनका मायका भारत में है। तो कल्चरली वो एक ही समुदाय है यहाँ और वहां। केवल राजनीतिक तौर पर काली नदी एक बॉर्डर की तरह है बस, समाज के तौर पर वो एक है। तो अब यहाँ पर इतिहास वाले बच्चे तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर डिफेंस स्टडीज के हैं, तो हो सकता है कि आप भारत और नेपाल के जो सुरक्षात्मक तौर पर, क्योंकि नेपाल बफर जोन की तरह काम करता है। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा बफर जोन किसको कहते हैं। बफर का मतलब होता है, बफर जोन का मतलब ऐसा समझिए, दो बड़े दिग्गज हैं, यहाँ चाइना है और यहाँ इंडिया है। तो ये बीच में नेपाल जो है हमारे लिए बफर जोन की तरह काम करता है। अगर बफर जोन होगा तो डायरेक्ट आपस में संघर्ष दोनों का कम रहेगा, क्योंकि बीच में कोई और भी है। अगर बफर जोन होना अच्छा है दो बड़ी ताकतों के लिए, अगर बफर जोन ना हो तो आपस में संघर्ष होने के ज्यादा चांसेज है। आप इसको ऐसे समझिए, दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, आजकल उनका झगड़ा हो रहा है, ए और बी, और साथ तो नहीं जा रहे हैं। एक कॉमन फ्रेंड है बीच में, सी। अब सी बीच में ऐसे है कि मेले में तीनों साथ जा सकते हैं, जैसे तैसे काम चला सकते हैं। तो सी बफर जोन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि सी ना हो तो ए और बी के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई क्या समझा पाया मैं बफर जोन किसको कहते हैं? यस सर। यस सर। जैसे रशिया और यूक्रेन के बफर जोन नहीं होगा। हाँ जी,
सर जैसे अभी रशिया और यूक्रेन की भी लड़ाई हो रही है। मैं समझ सुन भी नहीं पा रहा हूँ ढंग से, समझ भी नहीं पा रहा हूँ क्या कहा। प्लीज दोबारा बोलेंगे आप? आपके बोलने से सर ज्यादा वो आवाज बहुत आ रही है। हाँ, आप बोलिए। सर जैसे रशिया और यूक्रेन है, हाँ जी। दोनों के बीच में कोई बफर जोन नहीं होगा तभी वहां पे लड़ाई हो रही है। हाँ, दिक्कत है बिल्कुल। मंगोलिया है, रूस और चीन के बीच बफर जोन की तरह होता है, तो भूटान भी एक हिस्से में बफर जोन की तरह है। तो नेपाल हमारे लिए बफर जोन की तरह काम करता है चाइना से। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जो हमारे मिलिट्री साइंस के विद्यार्थी होंगे उनके दिमाग में ये पॉइंट भी रहेगा। अब वो एक थीम पे सोचेंगे। अगर उन्होंने सोचा यार ये बफर जोन के फायदे क्या क्या हैं, हम इसी पे रिसर्च कर लें। लेकिन जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो सोचेंगे कि हमें तो भारत और नेपाल का जो इतिहास है पुराना हमारा, और जो हमारी संस्कृति है, जो कल्चर है, वो काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन काफी कुछ अलग भी है। तो हम इस पे अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं। उनने सोचा यार नेपाल का तो समुद्र कहीं टच होता नहीं, नेपाल तो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश है। तो नेपाल में जो सामान आता है, अगर किसी और देश से खरीदना भी हो तो या तो वो भारत के बॉर्डर पे आएगा, तब भारत के बंदरगाह जितने हैं वहां से उतर के समुद्री सड़क के रास्ते नेपाल जाएगा, या चाइना के थ्रू आएगा। नेपाल की मजबूरी है कि वो इन पर निर्भर है। तो उसकी जो लागत है, सामान की लागत है भाई, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हर सामान बड़े लेवल पे हवाई जहाज से नहीं लाया जा सकता, वो तो और भी महंगा पड़ जाएगा, और जमीनी रास्ते से। तो अब आप गौर करिए, मैं 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा था। एक मिलिट्री स्टडीज का बच्चा क्या थीम लेगा, एक हिस्ट्री का स्टूडेंट का नजरिया क्या रहता है, और एक इकोनॉमिक्स के जो हैं उनका नजरिया क्या हो सकता है। और भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस वाला ये सोच सकता है कि वहां जब से लोकतंत्र आया नेपाल में, वहां महिलाओं की जो प्रगति हो रही है या समाज के विभिन्न वर्गों की, हम उसे देखते हैं और भारत या उत्तराखंड के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भारत निर्वाचन आयोग अपने आप में एक बड़ा रोल मॉडल है। दुनिया के कई देश भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को देखने और समझने के लिए भारत आते हैं। क्या नेपाल की चुनाव प्रणाली हमारी तरह है, हमसे बेहतर है, या उसे हमसे सीखने की जरूरत है? तो मैं कहना ये चाह रहा था, भारत और नेपाल ब्रॉड एरिया हो गया। अब इसमें थीम आपके सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगी। तो मैं कोई डायरेक्टली आपको थीम नहीं दे सकता। ये जो होगी दूसरे नंबर पे जो बात हो रही है, ये थीम की बात हो रही है। आपको थीम उठानी पड़ेगी, आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से थीम उठानी पड़ेगी। कोई कोर्स वर्क आपको थीम उठा के हाथ में नहीं देगा। कोई कोर्स वर्क कोई भी टीचर कहीं से कर लीजिए, कोई नहीं देगा। आइडिया देगा कि ऐसा कुछ होता है। क्या मैं पहले ब्रॉड एरिया और थीम समझा पाया? जी सर। यस सर। अच्छा, यस सर। अब इसमें भी बच्चों फिर कई अभी टॉपिक हैं। अब क्या है, नेपाल खुद अपने आप में ऐसा देश है जिसमें पहाड़ भी है और तराई का हिस्सा भी है, मैदानी हिस्सा। जो हमारा ये टनकपुर से आगे, खटीमा से आगे पीलीभीत और उधर का लखीमपुर खीरी वाला एरिया है, इसके साथ जुड़ा हुआ जो नेपाल वाला है वहां भी तराई वाला हिस्सा है। तो आधा पहाड़ है, आधा तराई है। तराई में एक बड़ा हिस्सा है जो भारत से गए हुए लोग हैं। तो भारत से गए हुए जो लोग हैं उनको मधेसी बोलते हैं। अब अगर कोई इस पर रिसर्च करे कि भाई मधेसियों का जो जीवन स्तर है जो तराई में है, या उनकी संवैधानिक भागीदारी कितनी है, क्योंकि बच्चों जैसे हमारा देश है, हमारे देश में हमारा संविधान सबको बराबर अधिकार दे रहा है, सबकी भागीदारी भी काफी हद तक लगभग बराबर है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भारत में उत्तर भारत के लोगों का सरकारी नौकरियों में ज्यादा प्रतिनिधित्व है और दक्षिण भारत के लोगों का कम। ऐसा कुछ नहीं है, सबका है। लेकिन कई देशों में ऐसा नहीं भी है। आप अगर पाकिस्तान की बात करेंगे ना, तो पाकिस्तान में 4 राज्य है, आप लोगों को मालूम होगा। एक तो पंजाब है, वो भारत के पंजाब से भी बड़ा पंजाब है पाकिस्तान के पास तो। और जो पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब पूरे पाकिस्तान पे डोमिनेट है।
मैं रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान का पंजाब पूरे पाकिस्तान पे डोमिनेट है। पंजाब में जितनी सरकारी नौकरियां, फौज, ISI, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मैक्सिमम पंजाबी है। बाकी दूसरा हिस्से में सिंध आता है उनके पास। आपने सुना होगा बेनजीर भुट्टो, भुट्टो परिवार वो सिंध से हैं। नवाज शरीफ वाले लोग जितने हैं वो पंजाब से हैं। उसके बाद बलूचिस्तान एक आता है, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट आता है। 4 ही राज्य हैं, लेकिन वहां पंजाबी डोमिनेंट है। आप भारत के संदर्भ में ये बात नहीं कह सकते। भारत में अगर आप ऑल इंडिया सर्विसेज हमारी जो IAS है आप देखेंगे तो हर जगह से लोग हैं उसमें, हर वर्ग का लगभग प्रतिनिधित्व है, हमने बैलेंस किया हुआ है। तो फिर आप अगर आप वापस आते हैं मूल टॉपिक पे कि मुझे टॉपिक क्या लेना है यहाँ पर, अब मुझे इस पे आना चाहिए। लास्ट में थीम के बाद टॉपिक पे तय करना पड़ेगा। जैसे इतिहास के बच्चे ने कल्चर की बात की, वो तो थीम हो गई। कल्चर में भी वो देखना चाहेंगे कि हमारी पिछली पीढ़ी और हमारी वर्तमान पीढ़ी का आपस में जुड़ाव कम हुआ, ज्यादा हुआ या वैसा ही है नेपाल के साथ। चलो इसी का अध्ययन कर लेते हैं, ये बढ़िया टॉपिक है। तो अब टॉपिक पे आ गए। अब हम सोचिएगा ये टॉपिक है कहाँ में। मिलिट्री स्टडीज वाले ये बात कर सकते हैं कि अभी जब से लोकतंत्र आया है या पिछले सन 2000 के बाद नेपाल की जो रक्षा नीति है वो भारत से जैसी पहले थी, क्या वो अभी भी उतनी ही भरोसेमंद है या भारत के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है? हमारे पास काला पानी से लेकर कई सारे विवाद बढ़ रहे हैं, सीमा विवाद बढ़ रहे हैं नेपाल के साथ। आप टॉपिक पंचेश्वर डैम ले लीजिए, वो पूरा ही नहीं होने दे रहा है। सबको पता है कि नेपाल अड़ंगा क्यों लगा रहा है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि किसी भी हालत में डैम बने। सरल सी बात है। किस दौर का है पंचेश्वर का प्रोजेक्ट, आप गूगल पे देखिए। इतने लंबे फेज के बाद भी हम कोई ठोस काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो उधर से चीन से भी दब रहा है ना, उसकी मजबूरी है, उसे उधर को भी सेटिस्फाई करना है, उस पड़ोसी से भी रिश्ते नहीं बिगाड़ सकता वो। तो अगर आप टॉपिक आप पंचेश्वर लेते हैं वो भी एक हो सकता है। भारत का नेपाल के साथ सीमा विवाद वाला क्षेत्र है, क्यों है ऐसा? क्या इसका बेहतर और सुखद एक रिजल्ट निकल सकता है, ऐसा सोचा जा सकता है? क्या भारत और नेपाल के सुरक्षा हित एक जैसे हैं या भविष्य में हमें और नजदीक आना चाहिए? कैसे आ सकते हैं? मिलिट्री साइंस वाले लोग इस पे बात कर रहे होंगे। इनके टॉपिक ये हैं। इतिहास वालों का मैंने ये बताया। अभी बीच में कुछ साल पहले हमारे संबंध काफी बिगड़े थे नेपाल से, तो हमने एक तरह से सामान भेजना ही बंद किया था। तो उस दौर में काफी सामान चीन से आया नेपाल में। तो भाई आप अगर इकोनॉमिकल बैरियर लगाएंगे तो नेपाल हमसे दूर जाएगा, ये इम्पैक्ट भी तो देखना है। और हम इतने भी लिबरल नहीं हो सकते कि जो वो कहे हम मान लें। तो हमें एक संतुलन कैसे बनाए रखें, हमारी इकोनॉमी और उनकी इकोनॉमी कितना इंटरडिपेंडेंट है, और अब नए ग्लोबलाइज सिस्टम में कितना ज्यादा इकोनॉमी है। आप एक बात गौर करिएगा, आज से 10-15 साल पहले नेपाल के लोग हमारे यहाँ ज्यादा संख्या में आते थे काम की तलाश में, अब पहले के मुकाबले कम आते हैं। क्या मैं सही हूं इस पॉइंट पे? आप बताइए, या आपका अनुभव कुछ और है? नहीं सर, बिल्कुल सही है। हाँ, तो इकोनॉमिक्स वाला सोच सकता है आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि नेपाली लोग अब काफी कम आते हैं? हो सकता है कोई पॉलिटिकल साइंस वाला सोचे इस टॉपिक को कि यार जो पहले था और उसकी वजह से उत्तराखंड की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा, हम इस पे भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा सोचिए ना। आपको ब्रॉड एरिया, फिर थीम और फिर टॉपिक, मुझे लगता है हम काफी हद तक नजदीक पहुंच जाएंगे उससे। क्या मैं थोड़ा सा आइडिया दे पाया कि ब्रॉड एरिया, थीम और टॉपिक में क्या अंतर होता है इस पे? यस सर। जी सर। अच्छा, थैंक यू। जी सर। चलिए ठीक हो गया। अगर देखिए प्लीज, मैं भी ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इन चीजों में। मैं तो प्योर मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, सोशल साइंसेज और इन सब पे बहुत अच्छा मैं नहीं जानता। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है या आपके दिमाग में कोई सजेशन आता है ना, तो बेहिचक आपको शेयर करना चाहिए, मैं हमेशा आपको अप्रिशिएट करूंगा।
आप ऐसा मत सोचिए कि मैं भाषण देने आया हुआ हूं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं, मैं क्लियर कह रहा हूं। क्योंकि रिसर्च मैथोडोलॉजी की जो बात होती है वो गणित में बहुत ज्यादा अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। थोड़ा बहुत अप्लाई होता है, डेटा एनालिसिस होता नहीं हमारा, कुछ डेटा कलेक्शन होता नहीं, सैम्पलिंग होती नहीं, तो एक बड़ा हिस्सा हमारा गायब रहता है। फील्ड सर्वे, लैब सेफ्टी मैनुअल और कई चीजें जो लोग पढ़ाते हैं वो हमारा कुछ नहीं होता है ऐसा। तो मेरी नॉलेज बहुत सीमित है इसमें। ये अगर फिर भी कहीं यूजफुल हो पा रहा है तो आप जरूर बताइए, और नहीं हो पा रहा है या आप सजेशन देना चाहें सर ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो मैं उसका स्वागत करूंगा। कुछ चीजें मैं लिखना चाहूंगा कि आखिर एक बार और इन चीजों को समझा जाए। कोई मैसेज किसी का आया है? अच्छा चलिए, थैंक यू। एक रिसर्च प्रॉब्लम, कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या है। एक रिसर्च टॉपिक, एक बार तो समझा दिया, फिर एक बार और बात करते हैं, क्या पता कुछ यूजफुल निकल जाए। रिसर्च पर्पज, और रिसर्च क्वेश्चंस। थोड़ा सा इन पे बात कर लेते हैं। ये कौन स्टूडेंट है जो बीच में खाली लाइनें खींच दे रहे हैं स्क्रीन पे बीच में आके? क्यों भाई, इसमें ज्यादा मजा आ रहा है आप लोगों को? अब जो आपने लाइनें खींची हैं इसका कोई फर्क थोड़ी पड़ना है चीजें, लेकिन अच्छा नहीं लगता। प्लीज आप लोग बच्चे नहीं हैं। मैं 11वीं 12वीं की क्लास पढ़ाता तो वहां खुरापात नेचुरल है, थोड़ा बहुत बच्चे करते हैं। आपसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उतने ही पढ़े लिखे हैं जितना मैं हूं। इससे आगे तो पढ़ाई होती नहीं, मास्टर डिग्री से आगे। ये जो बाकी व्यक्तिगत अध्ययन है ये तो जीवन भर चलते रहेंगे। तो प्लीज अब इनमें अगर कभी आपसे पूछा जाए कि अच्छा आप बताइए इनमें क्या डिफरेंस है, तो रिसर्च प्रॉब्लम को आप क्या कहना चाहेंगे? तो रिसर्च प्रॉब्लम एक ब्रॉड एरिया है, फिर वही बात आती है। रिसर्च प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हुई है, रिसर्च टॉपिक? सर रिसर्च प्रॉब्लम टॉपिक। अच्छा, हाँ, ब्रॉड सब्जेक्ट जो है आपके द्वारा जो जिसको आप एड्रेस करेंगे, जिसका अध्ययन करेंगे, जाहिर सी बात है। प्रॉब्लम हुई सर, रिसर्च प्रॉब्लम है ठीक। चलिए, कुछ लोगों ने ये कहा कि रिसर्च प्रॉब्लम, तो मैं भी यही जवाब दूंगा, रिसर्च प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा एरिया है। रिसर्च टॉपिक उसका सबसेट है, मैथ्स की लैंग्वेज में सबसेट हुआ। रिसर्च प्रॉब्लम ब्रॉड है, उसके कई पहलू होंगे उस प्रॉब्लम के। जैसे पहाड़ में आजकल मैं गौर कर रहा था, अब क्योंकि मेरा एक लंबा कार्यस्थल भी पहाड़ी रहा, बचपन भी गुजरा। अब हमारे गांव में ना खेती नहीं के बराबर हो रही है, लोग खेती नहीं कर रहे हैं। खेती, लोग कह रहे हैं कि खेती पूरी बर्बाद हो चुकी है, बड़े हिस्से में हो भी गई है बहुत सारे गाँव में। सभी गाँवों में तो नहीं हुई है अभी, लेकिन बहुत सारे गाँव में आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऐसा हुआ है। अब ये प्रॉब्लम हो गई हमारी। अब इस प्रॉब्लम के कई पहलू, उसकी वजह पे आप जाएंगे तो कई एंगल दिखेंगे। हमारे गांव में कॉमनली ऐसा बोलते हैं कि दिन भर बंदरों ने खत्म कर रखा है, रात को सुअरों ने। ठीक, आप उसके पीछे जाएंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बताएंगे कि गांव वालों ने क्या किया कि अपने जो गाय भैंस थे उनको जब वो बीमार पड़े तो डाइक्लोफेन खूब खिलाया। उस डाइक्लोफेन से जब वो गाय भैंस मरे जानवर, उनको खुले में छोड़ आए। होता क्या है उसके बाद, या तो गिद्ध आते हैं या सियार आते हैं खाने के लिए। वो डाइक्लोफेन उन जानवरों के शरीर में है वो दवा, उससे वो गिद्ध भी मरे, सियार भी मरे। और ये बात काफी हद तक सच है। अब गिद्ध भी नहीं मिलते बहुत ज्यादा और सियार भी नहीं मिलते। सियारों के साथ प्लस पॉइंट ये था कि सियार जब होते थे तो वो सुअरों के बच्चों को बड़ी संख्या में खा जाते थे, तो सुअरों की संख्या, जंगली सुअरों की संख्या नियंत्रित होती थी। अब प्रॉब्लम यह है, आज आपने सियार मार दिए,
सीआरओ की वजह से अब सुअरों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अब वो मैनेजेबल नहीं है। तो अब आप इस पहलू पे अगर सोचना शुरू करें कि यार चलो ये फूड चेन गड़बड़ाएगी तो उसका इम्पैक्ट औरों पे भी पड़ेगा फिर निश्चित तौर पर। तो आपको महसूस हो रहा होगा कि हाँ ऐसा तो हो रहा है, जो मैंने बोला वो व्यावहारिक बात है और ऑथेंटिक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बातचीत की तो उसके नजरिए से है। दूसरा पहलू भी है, पलायन। पलायन अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। करने वाला कौन है काम? आज के दौर में कितने नौजवान हैं, लड़कियां या लड़के? मैंने तो कई जो देखा कि भाई क्लियर कट कह रहे हैं लोग कि अगर आप कुमाऊं में हैं तो आप शादी के बाद अगर हल्द्वानी या कहीं बाहर रहेंगे तभी हम अपनी बेटी की शादी आपसे करेंगे। पहाड़ में रहने का विचार है तो हम नहीं कर पाएंगे, सॉरी। तो और ऐसा लड़कों का भी ख्याल हो सकता है, केवल मैं लड़कियों को दोष नहीं देता। तो अब खेती कौन करेगा? मतलब ये दूसरा एंगल भी आता है यहाँ से कि यार पलायन अपने आप में, पहाड़ होना अपराध नहीं है, वो तो पूरा यूरोप पहाड़ है। यूरोप तो सभी जाना चाहते हैं। इसका मतलब हमारी मूलभूत सुविधाएं अगर हमें मिलती, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं बेहतर मिल जाती, तो लोग इतना भी बेवकूफ नहीं है जाने के लिए, नहीं भी जाते। अच्छा, तो आपने दूसरा एंगल इधर से सोचा। प्रॉब्लम एक आप समझेंगे पहाड़ में खेती बर्बाद होने की प्रॉब्लम, तो आपको उसके कई एंगल दिखेंगे और क्योंकि आप एक एंगल पे अध्ययन करेंगे तो वो एंगल आपका टॉपिक हो जाएगा। क्या मैं समझा पाया? यस यस सर। सर। जी सर। यस सर। हाँ जी। अच्छा, तीसरा आता है कि रिसर्च पर्पस क्या है। अब पर्पस तो जाहिर सी बात है, जो बोला नहीं जाता लेकिन समझा जाता, वो पर्पस तो यह है कि भैया पीएचडी करनी है, सीधी बात। लेकिन अब अगर आप ईमानदारी से थोड़ा ब्रॉड सेंस में समझें तो इसी तरह के जो अध्ययन है हमारे यहाँ, दिक्कत क्या है ना, सोच के साथ हमने पहले तय कर रखा है कि ये 5 साल से पहले हो जाना चाहिए। अरे भाई, जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं वो रिसर्च है, तो शोध है, तो रिसर्च तो पता नहीं ना कब होगी पूरी, और वो सफल भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर हम अपने रिसर्च स्कॉलर्स को कहें कोई बात नहीं, आपने अगर 5 साल ईमानदारी से मेहनत की है, हमें भी दिख रहा आपने मेहनत किया, आउटपुट नहीं निकल पाया, कोई बात नहीं, हम आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड करेंगे, लेकिन आप मेहनत करें, हमें दिखे। तो आप सोचिए एक सिचुएशन, मैंने 5 साल खूब लगाए, प्रयोगशाला में बैठा, मैं कोई किसी भी सब्जेक्ट का जिसमें लैब होती है स्टूडेंट हूं, मैंने खूब मेहनत की, नहीं निकला, लेकिन मैंने मेहनत की। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें कुछ पेपर भी छाप के देने हैं। आपको मालूम होगा आपको कम से कम 2 रिसर्च पेपर चाहिए, तभी आपकी थीसिस सबमिट होगी। वो यूजीसी टियर लिस्ट या एससीआई जनरल या स्कोपस इंडेक्स, ऐसे इन पे भी बात होगी बाद में, और कोई लोग शायद करेंगे मेरे ख्याल से, आपको बताएंगे। तो आपके कम से कम 2 पेपर होने चाहिए, तब आपकी थीसिस जमा होगी। तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि फिर हमारे स्टूडेंट जेन्युइन और सीरियस प्रॉब्लम क्यों उठाएंगे? क्योंकि बहुत अच्छी प्रॉब्लम उठा तो ली आपने, और रात दिन लड़ने के बाद भी बहुत समय लग जाता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने आईआईटी कानपुर से 9.5 साल में पीएचडी पूरी की। ऑलमोस्ट उसको जब अवार्ड होने तक 10 साल हो गए थे। आप सोच सकते हैं इतना पेशेंस किसी में? मैंने किसी और को नहीं देखा। मैं आईआईटी कानपुर किसी प्रोग्राम में गया हुआ था, तो वहां मंच पे उन्हें बुलाया गया, तब पता लगा कि वो आदमी इस समय नासा में काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो आईआईटी कानपुर में थे तो इतना लंबा समय तक काम का मतलब समझिए, उसके गाइड ने एक प्रॉब्लम दी और वो रात दिन लग गया उसके पीछे। उस आदमी ने प्रॉब्लम पूरी सॉल्व कर दी, लेकिन 9.5 साल लग गए। या तो ऐसा जज्बा हो गया। प्रॉब्लम यह है हमारा सिस्टम भी फ्लेक्सिबल नहीं है। वो तो आईआईटी थी, उन्होंने अपनी फंडिंग से काम चला दिया। इतने साल तक तो घर वाले कहेंगे झूठ बोल रहा है, तो पीएचडी कर रहा है। लोग 4-4 साल में निकल गए, तो 10 साल से बैठा हुआ है, बेवकूफ बना रहा है, कहाँ है तेरी पीएचडी?
लेकिन जब उसने वो काम किया तो उसके इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिकॉग्नाइज इतना किया गया, उसको सीधे सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर, जहां नौकरी करते हुए वो 10-15 साल में पहुंचता, वहां वो सीधे ही आ गया। अब आप सोचिए, नॉर्मली आईआईटी 6-7 साल कॉमनली लगाते हैं, 7 साल तो कॉमन है वहां, हमारे सब्जेक्ट में तो है ही औसतन 6 साल 7 साल कॉमन है। मतलब अच्छा पीएचडी में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास 7 साल से पहले छोड़ने वाले हैं नहीं आपको। तो 7 साल पीएचडी करने के बाद अगर वो 10 साल का काम करता तो 17 साल, यहाँ टोटल 10 साल में ही वो सीनियर साइंटिस्ट हो गया। तो या तो हम अपने बच्चों को ये दें, तो हमारे बच्चे सीरियसली कोई बड़ी प्रॉब्लम पे उठाएं और अच्छा शोध करें। हमारी अपनी कमियां हैं, हमें 4 साल में 3 साल में करना है, उसमें भी कितने दिन काम करते हैं हमारे बच्चे, ये एक दूसरा मुद्दा है। दर्जनों तो हमारी छुट्टियां हैं बेतुकी। बाकी हमने अपने रिसर्च स्कॉलर को 50 काम पकड़ाए होंगे, या फिर वो एग्जाम ड्यूटी करेंगे, कोई कॉपी चेक करेंगे, कोई लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं पढ़ा रहे होंगे गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में। तो जो एक्चुअल रिसर्च का टाइमिंग और वो होगा, वो कितना होगा, ईमानदारी से सोचिएगा। तो पर्पस तो हमारा वैसे ही बहुत नैरो हो गया, फिर कहाँ पर्पस रहा हमारा, ये पर्पस तो हमारा ऑलरेडी नैरो है। तो हमारा ईमानदारी वाला पर्पस यही होता है कि भाई पीएचडी हो जाए। हम तो रिसर्च वैसे भी नहीं कर रहे थे, आप बुरा मत मानिए, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, हमारा सिस्टम ऐसा है, आपकी गलती नहीं है। और सही कह रहे हैं लास्ट, सर, बिल्कुल। हाँ, आप कभी भी, मेरा किसी को हर्ट करने का उद्देश्य नहीं है, आप कहीं भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं किसी को सुना रहा हूं, मैं बेसिकली अपने सिस्टम की प्रॉब्लम बता रहा हूं। मैंने ये बात नैनीताल में जब मैंने पीएचडी की थी, अपने सुपरवाइजर सर से भी कही। मैंने कहा सर हमारे यहाँ ना कई चीजें ऐसी नॉनसेंस हैं, जैसे, अच्छा आप ही लोग एक बात बताइए, मान लेते हैं आप लोगों को एक बढ़िया स्टोरी लिखने को कहा गया कि भाई 1 हफ्ता लगा के एक बढ़िया कहानी लिख के लाओ अपने मन से। आप अभी जितने भी लोग हैं मीटिंग में, 36 हैं तो 34 हैं एक्चुअल में, एक तो मैं ही हूँ, एक मेरा बोर्ड शेयरिंग है, 34 लोग हैं। 34 लोगों ने अलग अलग कहानी ईमानदारी से लिखी। आप लोग ये बताइए, आप पहले बढ़िया एक कहानी जैसे पूरी लिखी, फिर आपने 2-3 बार पढ़ा और फिर आपको लगा इस कहानी का शीर्षक या टाइटल ये होना चाहिए, तो आपको पहले कहानी लिखनी चाहिए, कहानी का टाइटल लिखना चाहिए, आप ये बताइएगा पहले क्या लिखना टाइटल चाहिए? सर, टाइटल क्या टाइटल यस सर, टाइटल। अच्छा कहाँ पे है वो, या अभी अभी है कहाँ? अच्छा चलिए ठीक है। आप लोग अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन हमेशा पहले स्टोरी लिखी जाती है। एक बेहतर लेखक हमेशा पूरी कहानी लिखता है, क्योंकि जब वो कहानी लिखने के मूड में होता है शुरू में, तो उसका मूड कुछ होता है। हाँ गुंजन माथुर, आप कह रही हैं स्टोरी, बहुत सही बात की आपने। हमेशा पहले कहानी लिखी जाएगी। साथियों आप गौर से समझिए, अब आपके स्तर से सही जवाब आना चाहिए। अब नहीं आया कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। पहले आप कहानी लिखेंगे। कहानी लिखने में क्या होता है बच्चों, आज मेरा मूड बना मुझे उपन्यास लिखना है, तो उपन्यास की शुरुआत का तो पता है, आगे पता नहीं चलेगा, तो मैं लिखते रहूंगा, धीरे धीरे मेरे दिमाग में आएगा, अब ऐसा करते हैं इसको यहाँ को मोड़ देते हैं, अब इसको वहां को मोड़ देते हैं। तो कहानी लिखने का दिन जो आपने तय किया था ना शुरू में, वहां पर आपको भी नहीं पता होता इसका समापन कहाँ पे जाके होने वाला है। तो आप टाइटल से तय नहीं कर सकते। इवन मैंने अपने एक लेक्चर में अपने साथी का बताया था आपको, आईआईटी कानपुरी जब मैं गया था, तो मैंने देखा उन लोगों को, बातचीत की। एक तो सेराघाट से था विनोद जोशी, और एक जागेश्वर के पास यहाँ से था केबी जोशी। 2 साथियों को मैंने देखा। तो बातचीत में उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ना शुरू में टाइटल वाली प्रॉब्लम नहीं है। हम आईआईटी में हमसे कहा था काम करो, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च अनप्रेडिक्टेड होती है। मतलब आप प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं, आपको क्या पता शोध में भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं आप, पता नहीं क्या होगा। तो होता क्या है, आप रिसर्च करते हैं, कुछ समय के बाद आपको रिसर्च में भी आपने सोचा तो कुछ और था, लेकिन पता लगा आपका इंटरेस्ट कहीं और को हो गया, आपने नई डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते 2 पेपर छाप दिए। अब धीरे 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 जब 3-4 पेपर हो जाते हैं, आईआईटी नॉर्मली 4 या 5 पेपर से पहले पीएचडी अवार्ड नहीं करती।
आपके 4-5 पेपर जब हो जाते हैं तो आप और आपके सुपरवाइजर दोनों बैठ के तय करते हैं कि इस कहानी का आप ये पूरी जो 4-5 पेपर हो गए आपके, इसको अगर हम समराइज करें तो क्या टाइटल सटीक बैठेगा। तो अब आप सोचिए, टाइटल पहले तय करके रिसर्च करना, वो वास्तविक रिसर्च करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको हमेशा टाइटल का ध्यान रखना है। जबकि रिसर्च ऐसी होती है, आप कर लीजिए पहले, फिर उसके लिए टाइटल ढूंढ लेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी पहले टाइटल से शुरू करती है, जो कि मेरी नजर में नॉनसेंस है। मैं साफ कह रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड भी कह रहा हूं, ये शीर्षासन करने जैसा है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी। एक बेहतरीन रचना जो भी हो, आप पेंटर हैं तो एक बढ़िया पेंटिंग बनाने के बाद तय करेंगे इसे क्या नाम दें। आप लेखक हैं तो एक बढ़िया रचनाएं लिखने के बाद तय करेंगे कि इसका क्या शीर्षक हो। लेकिन साहब, हम 5 साल पहले तय कर लेते हैं कि हम 5 साल बाद तक अब क्या करते रहे। तो रिडिकुलस है, नॉनसेंस है टोटली मेरी नजर में। लेकिन सच यही है कि यही होना है, कहने के बाद भी कोई नहीं सुनता। बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है। तो टाइटल, अब ठीक है, इसीलिए टाइटल ऐसा रखिएगा जो थोड़ा सा स्कोप फ्लेक्सिबिलिटी का भी रखे। ये मैंने कहीं हेडिंग में नहीं लिखाया, ऐसा भी हो कि कल को अगर आप जो टाइटल रखा उसमें काम नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा दाएं बाएं मूव करने का मौका मिले आपको। नहीं तो बाद में रिसर्च थोड़ा भी डाइवर्ट हुई तो आपके आरडीसी के ही नहीं, बाद में भी पूछेंगे आपका टाइटल तो ये था, आपने तो ये काम कर रखा है, अब क्या करोगे आप। क्या मैं समझा पाया इस बात को? यस सर। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, इतना रिजिड मत रखिएगा टाइटल, ऐसा मत रख दीजिएगा कि टॉपिक अपना कि उसके बाद आप दाएं बाएं हिल भी ना पाए। अब आप कहेंगे कि साहब ये हमें कैसे पता लगेगा, तो साहब ये अपने सब्जेक्ट के टॉपिक 2-4 थीसिस डिपार्टमेंट में सीनियर लोगों से पूछे, आपको आइडिया आएगा। आपको हंसी भी आएगी कई बार, लेकिन आपको समझ में आएगा। तो मैं फिर कहना चाह रहा हूं, टाइटल थोड़ा ऐसा रखिएगा जो पूरी तरह बिल्कुल समर्पित एक ही चीज के लिए ना हो। स्टडी ऑफ कर सकते हैं, जैसे कहीं पर तो आपने स्टडी से शुरू किया है, some important results regarding this, या ऐसा कुछ जो थोड़ा सा सम के साथ करें तो एकदम वो रिजिड ना हो। अब वो टॉप सब्जेक्ट वाइज बोले तो ज्यादा अच्छा रहता। आप लोग जब बनाएंगे ना तो तब बात करना, अभी तो आपको अगले साल बनानी है सिनॉप्सिस। तब तक आप, मैं नंबर अपना देता हूँ आपको, मैंने पहले भी दिया था, मैं दोबारा देता हूँ। कभी आपको ऐसा लगे तो हम उस पर फिर बात कर लेंगे। और जरूरी नहीं है कि मैं सही आदमी हूँ बात करने के लिए, सबसे ऑथेंटिक आपके सुपरवाइजर ही है। लेकिन हेल्प होने में क्या है, थोड़ा सा ऐसा रखिएगा कि अगर आप मेन टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्स होकर भी रिसर्च पेपर छाप सकते हैं तो छाप दो यार, पीएचडी पूरी करो टाइम पर, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट चीज है कि आपके इसके बाद ये जरूर पूछा जाएगा रिसर्च क्वेश्चंस, यार इस रिसर्च का करना क्या है, क्या फायदा है, क्या स्कोप है, आगे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है इससे। ये 4-6 सवाल जरूर पूछे जाएंगे आपसे, आप इनका ध्यान जरूर रखिएगा। तो अगर इस पूरी बातचीत से टॉपिक के आसपास पहुंचने तक मदद मिल पाई हो तो अब तो मेरा बोलना सार्थक है, और नहीं तो सॉरी कहूंगा फिर मैं आप लोगों से। नहीं सर, समझ में आ रहा है। अगर कोई सर भी बहुत अच्छा समझाया। धन्यवाद सर यार। बहुत अच्छा समझाया। और पर्पज के विषय में जो बात सर आपने कही वो शायद हर कोई स्वीकारेगा भी नहीं सर। कौन सा? Yes, sir, रियलिटी में यही होता है सर अक्सर, ज्यादातर का। बिल्कुल बिल्कुल। लोग जो हमारे यहाँ ना कल्चर ये हो गया कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं सबके। बहुत कम लोग हैं जी, हर जो कोई नहीं जैसे हैं वैसा बोलते हैं सच। सर वो तो सब जगह ऐसा ही। हर कोई नहीं स्वीकारेगा सर ये बात। ये तो आपने इस लेवल पे फिर भी आपने स्वीकार कर ली सर। नहीं, ये बात सच ये है। सच्चाई कह दी आपने। हाँ, लोग स्वीकार नहीं करते, जबकि मेरा अपना मानना है ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर एकेडमिक्स में रहते हुए मैं ईमानदार नहीं बन पाया तो मेरा पढ़ना लिखना बेकार है।
बिल्कुल सर। हाँ बहुत अच्छे समझाया सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू। और कोई सजेशन या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, चलिए ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे फिर मुलाकात अगर मौका मिला तो फिर होगी। चलिए थैंक ठीक, यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू।